नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। भारत जापान के बीच दिल्ली में हुई तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। रक्षा और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने पर बनी सहमति। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा रणनीतिक दृष्टिकोण का किया गया समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के अपने समकक्ष के साथ की द्विपक्षीय बैठक। दोनों देशों के बीच 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मलेशिया को बताया अहम साझेदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अगस्त को पोलैंड की यात्रा पर होंगे रवाना। 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की होगी पहली पोलैंड यात्रा। प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ होगी बातचीत। भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा पर जताई चिंता। देश भर के डॉक्टरों से काम पर लौटने का किया आग्रह। सुरक्षा आकलन के लिए गठित की गई टास्क फोर्स। 3 हफ्ते में अंतरिम और 2 महीने में देनी होगी फाइनल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दखल के बाद सरकार ने लेटरल एंट्री पर लगाई फिलहाल रोक। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध। भाजपा ने लेटरल एंट्री पर कांग्रेस के कारनामों की दिलाई याद। और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए नामांकन शुरू। बीजेपी ने राम माधव और जी किशन रेड्डी को बनाया चुनाव प्रभारी। राज्यसभा उपचुनाव के लिए भी भाजपा ने जारी की 9 उम्मीदवारों की सूची। मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट हुई दिल्ली। एम्स ने मरीजों के इलाज के लिए जारी किए प्रोटोकॉल। 24 घंटे रहेगी निगरानी। सफदरजंग को बनाया गया रेफरल अस्पताल। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। क्षेत्रीय सुरक्षा और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत और जापान ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया है। दोनों देशों ने नई दिल्ली में तीसरी भारत जापान 2+2 वार्ता आयोजित की, जिसमें दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री शामिल हुए। सुरक्षा चुनौतियों के साथ सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि भारत 2025 में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना वैश्विक दक्षिण शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। साथ ही भारत ओकावा शहर में वाणिज्य दूतावास भी खोलेगा। रक्षा और विदेश मंत्रियों की तीसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जापान के रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू और विदेश मंत्री योको कामिकावा का स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और रक्षा क्षेत्र में जापानी साझेदारी इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। यह वर्ष भारत और जापान दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपनी स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना के 10 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। 2047 में जब हम स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे कर रहे होंगे, उसके लिए हमने विकसित भारत का एक विजन रखा है। आत्मनिर्भर भारत को प्राप्त करने के लिए डोमेस्टिक डिफेंस कैपेबिलिटीज का निर्माण इस विजन का एक अभिन्न अंग है। डिफेंस टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में जापान के साथ साझेदारी भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उम्मीद जताई कि भारत जापान संबंध और मजबूत होंगे और भारत के लिए ये एक्ट ईस्ट नीति का स्वाभाविक विस्तार है। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में साझा सिद्धांतों पर आधारित हमारी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र में विकसित हो रहे सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों पक्षों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने के लिए रास्ते तलाशने के लिए साझा प्रतिबद्धता जताई। A free, open and rules-based Indo-Pacific is the top priority for both our countries. We explored the possibility of coordinating our respective security and development assistance where our interests converge. We discussed the unfolding new avenues for technology, research and industrial cooperation between us as well. The growth of technology also necessitates human resource cooperation, semiconductors being a very good example.
This is crucial for our diversification and de-risking efforts, for our economic and technology security overall, and for sustained economic resilience of the world. मंत्रियों ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के शासन को बनाए रखने के महत्व पर भी जोर दिया। इस यात्रा से रक्षा संबंधों को और गहरा करने के साथ ही दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस सहित चुनिंदा देशों के साथ वार्ता का 2+2 मंत्री स्तरीय प्रारूप रखता है। डीडी न्यूज के लिए जेसिका तनेजा और तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भारत दौरे पर हैं। भारत और मलेशिया की मित्रता को मलेशिया के प्रधानमंत्री की ये यात्रा और प्रगाढ़ कर रही है। दोनों देशों के बीच 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और मलेशिया को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट बताते हुए कहा कि दोनों देश आपसी सहयोग को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाएंगे। Perdana Menteri Narendra Modi ji, namaskar. This is very important, a personal visit, and also on behalf of the Malaysian government, because Perdana Menteri Narendra Modi ji is मेरे दोस्ती। एक्सेलेंसी, आपकी मित्रता और भारत के साथ संबंधों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता के लिए हम आभारी हैं। आपकी इस यात्रा से आने वाले दशक के लिए हमारे संबंधों को एक नई दिशा मिली है। आसियान और दक्षिण पूर्वी एशिया के अहम देश मलेशिया के प्रधानमंत्री के साथ भारतीय प्रधानमंत्री की नई दिल्ली में हुई द्विपक्षीय मुलाकात को संबंधों की नई ऊंचाई माना जा रहा है। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का भारत दौरा समग्र आर्थिक सहयोग समझौते की ओर बढ़ता हुआ एक और कदम है। सेमीकंडक्टर, फिनटेक, रक्षा उद्योग, एआई और क्वांटम में हमें आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। हमने भारत और मलेशिया के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट के रिव्यू में गति लाने पर बल दिया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए डिजिटल काउंसिल की स्थापना करने का और स्टार्टअप अलायंस बनाने का निर्णय लिया है। भारत के यूपीआई और मलेशिया के पे नेट को जोड़ने के लिए भी काम किया जाएगा। भारत मलेशिया के बीच कुल 8 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें स्वास्थ्य, मानव संसाधन, डिजिटल, संस्कृति, पर्यटन, गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस फाइनेंस क्षेत्र में सहयोग शामिल रहा। इसके साथ ही 9वें भारत मलेशिया सीईओ फोरम की रिपोर्ट सबमिट की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान में एफटीए को समयबद्ध तरीके से लागू करने की भी मंशा जाहिर की। साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। हम सहमत हैं कि भारत और आसियान के बीच एफटीए की समीक्षा को समयबद्ध तरीके से पूरा करना चाहिए। 2025 में मलेशिया की सफल आसियान अध्यक्षता के लिए भारत पूरा समर्थन देगा। हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट के लिए प्रतिबद्ध है और सभी विवादों के शांतिपूर्वक हल का पक्ष रखते हैं। मलेशियाई प्रधानमंत्री ने भारत के पारंपरिक ज्ञान, विरासत और महान इतिहास की प्रशंसा की। उन्होंने दोनों देशों के बीच समग्र आर्थिक समझौते की दिशा में आगे बढ़ने पर विशेष जोर दिया। We realize under our generation that this must be further strengthened in a multitude of areas, which covers, as the Prime Minister has rightly put, digital investments and trade in construction and modern agriculture, education, research, in all fields, including military
collaboration in terms of joint operations to safeguard our borders, and we look forward to that further enhanced relations. बीते 2 साल में भारत मलेशिया के बीच रिश्तों में प्रगाढ़ता आई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक में सहयोग बढ़ा है। उम्मीद है दोनों ही देश साथ मिलकर आर्थिक प्रगति तो करेंगे ही, साथ ही अतिवाद और आतंकवाद के खिलाफ भी लड़ेंगे। तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन अब्राहिम ने दिल्ली में विश्व मामलों की भारतीय परिषद के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सप्रो हाउस के 50वें व्याख्यान में अनवर इब्राहिम ने कहा कि ग्लोबल साउथ के देशों में विश्व की आधी जीडीपी और सबसे ज्यादा जनसंख्या है। 2030 तक विश्व की 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से भारत भी एक अर्थव्यवस्था होगी। By 2030, 3 of the 4 largest economies will be from the global south. One of them, of course, being India. Now, the resurgence of global south narratives and the desire for greater participation in the international system has pushed regional powers to the forefront. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अगस्त को पोलैंड की यात्रा पर होंगे। इसका महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पोलैंड का पहला दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने के साथ ही साथ अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री 21 से 22 अगस्त तक पोलैंड की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में अहम साबित हो सकता है। ये पिछले 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा होगी। पोलैंड में प्रधानमंत्री मोदी का राजधानी वार्सा में औपचारिक स्वागत किया जाएगा, जहां पीएम मोदी पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। यहाँ पे पोलिश सरकार, पोलिश मीडिया, पोलिश लोगों में ऑलरेडी एक उत्साह का माहौल बन चुका है। सारे मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट में फ्रंट पेज स्टोरी है ये कि मोदी जी आ रहे हैं। इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। पोलैंड यहाँ इस रीजन का एक बड़ा कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन का एक इम्पोर्टेंट सदस्य है। तो डेफिनेटली हम दोनों की जो बातचीत होगी, प्रधानमंत्री जी की जो बातचीत होगी, उससे रिलेशनशिप को बहुत फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी वार्सा में मोंटी कैसनो स्मारक का भी दौरा करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत के सैनिकों ने पोलैंड की सेना के साथ मिलकर मोंटी कैसनो की लड़ाई लड़ी थी और इसमें जीत हासिल की थी। इस लड़ाई में भारत के सैकड़ों सैनिकों की जान भी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी इस स्मारक पर पहुंचकर सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड में कोल्हापुर के महाराजा के सम्मान में बने मेमोरियल का भी दौरा करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कोल्हापुर के महाराजा ने पोलैंड के 5000 निवासियों को कोल्हापुर में शरण देकर उनके खाने, रहने और पढ़ाई का इंतजाम किया था, जिसके बाद उनके सम्मान में पोलैंड की सरकार ने इस स्मारक का निर्माण कराया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 5000 के करीब जो पोलैंड के निवासी थे, उनको शरण दी थी कोल्हापुर महाराष्ट्र के महाराजा ने, जिनका नाम था श्रीमंत राजश्री छत्रपति साहू महाराज। यही कारण है कि आप देखें कि पोलैंड की सरकार ने उनके सम्मान में ये स्मारक बनाया है और यहाँ पर बाकायदा लिखा भी है कि थैंक्स टू द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द प्रिंसिपलिटी ऑफ कोल्हापुर। और ये बताता है कि किस तरीके से पोलैंड वासियों की उन्होंने सेवा की। पीएम मोदी पोलैंड में व्यापार जगत समेत सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों से भी मिलेंगे। दशकों बाद भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी होने की उम्मीद है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद करेंगे। पोलैंड से नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की यात्रा करने वाले हैं, जिसको लेकर पोलैंड के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। पोलैंड के सभी मीडिया संस्थानों ने प्रधानमंत्री की इस यात्रा को प्रमुखता से छापा है। डीडी न्यूज संवाददाता नीरज सिंह ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पोलैंड में
भारत की राजदूत नगमा मलिक से विशेष बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की यात्रा पर आ रहे हैं। पोलैंड की उनकी ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है, इस पर बात करने के लिए पोलैंड में भारत की राजदूत नगमा मलिक जी इस समय हमारे साथ हैं। मैडम, ये जो विजिट है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 40 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री पोलैंड आ रहा है? इस विजिट की इम्पोर्टेंस बहुत है। एक तरह से ये एक हमारे जो अब तक चले आ रहे हैं पुराने रिलेशंस, जो कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस के तय होने के पहले से चल रहे हैं और जो अब तक चले आ रहे हैं, ये एक तरह का एक कल्मिनेशन होगा उन रिलेशंस का। और चूंकि प्रधानमंत्री जी यहाँ पोलिश लीडरशिप से अच्छी डिटेल में बात करेंगे, तो एक राह बनेगी आगे के लिए भी। प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचेंगे, किन किन इश्यूज पर बात हो सकती है, किन किन इश्यूज पर सहमति हो सकती है? तकरीबन $6 बिलियन का हमारा आपसी बायलैटरल ट्रेड टर्नओवर होता है, जो काफ़ी हद तक हमारे फेवर में है, इंडिया के फेवर में है। पीएम साहब आएंगे, वो कुछ पोलिश इन्वेस्टर्स से मिलेंगे। पोलिश इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया वो भी तकरीबन अराउंड $1 बिलियन वर्थ है। बहुत ही जल्द हम सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, जिसके साइन होने के बाद हमारे इंडियन एम्प्लॉयज़ जो यहाँ पे हैं और पोलिश एम्प्लॉयज़ जो इंडिया में हैं, उनको अपना सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन जो अब इस वक्त वो अपने साथ नहीं ले जा पाते हैं, जब वो यहाँ से जाते हैं, कंट्री से निकलते हैं, इस एग्रीमेंट के साइनिंग के बाद वो उसको ले जा पाएंगे। प्रधानमंत्री की विजिट आप देखें तो किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे, प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ जाएंगे, इस पर अगर आप थोड़ा सा बता पाएं। सबसे पहले वो जाएंगे उस मेमोरियल में जो जाम साहब ऑफ नवानगर जी का जो बहुत बड़ा रोल रहा है पोलिश लोगों के दिलो दिमाग में, जो उन्होंने काम किया उनके लिए, वहाँ अपना श्रद्धांजलि अर्पण करने जाएंगे। फिर कोल्हापुर मेमोरियल भी जाएंगे। कोल्हापुर एक और स्टेट था जहाँ पे तकरीबन 5,000 पोलिश औरतें और बच्चे उनको वहाँ पनाह मिली, वो वहाँ रहे 1948 तक वो वहाँ रहे। तो वो जो जिन पोलिश लोगों ने अपना बचपन हमारे इंडिया में गुजारा, वो अपने आप को इंडियन पोल्स कहलाते हैं और वो अपने आप को, उन्होंने अपना एक एसोसिएशन बना रखा है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन पोल्स। तो उनसे मुलाकात होगी जब पीएम आएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी पहले इंडियन लीडर हैं जो इन मेमोरियल्स में जाएंगे, श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे, उन इंडियन पोल से मिलेंगे उनको। तो आप समझ सकते हैं कि उनको कितना अच्छा लग रहा है इस वक्त कि उनको इतनी रिकग्निशन मिल रही है। पीएम के विजिट के दूसरे दिन मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क से, उनके साथ अच्छी डिटेल में वार्तालाप होगी। फिर दोनों लीडर्स प्रेस को भी संबोधन करेंगे और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर टस्क लंच देंगे, लंच होस्ट करेंगे पीएम के लिए। फिर हमारे पीएम मिलेंगे प्रेसिडेंट आंजे दूदा से। प्रेसिडेंट आंजे दूदा पोलैंड के प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ बातचीत होगी। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को मौका मिलेगा यहाँ की सोसाइटी के अलग अलग लोगों से मिलने का, उनकी बात को समझने का। तो वो मिलेंगे 2 पोलिश इन्वेस्टर्स से, फिर 5 इंडोलॉजिस्ट से। पोलैंड में इंडोलॉजी को लेके एक बहुत बड़ा एक ट्रेडिशन है और एक बहुत ज्ञान है। तो पीएम साहब 5 इंडोलॉजिस्ट से मिलेंगे। फिर यहाँ के कबड्डी टीम के कैप्टन, मेंस कबड्डी टीम एंड वुमेन्स कबड्डी टीम, दोनों के कैप्टन से भी मिलेंगे और इकोनॉमिस्ट से भी। तो इन मुलाकातों से भी उनको काफ़ी आइडिया होगा ये रिलेशनशिप, पोलिश, इंडियंस इन पोलैंड, इन सब के बारे में। यहाँ वारसा में यूनिवर्सिटी जब गए थे तो एक दीवार पे हमने संस्कृत की कुछ लाइनें देखी थी, एक बड़ी सी दीवार है और संस्कृत की कुछ लाइन, कुछ बता पाएं क्या है और कैसे पोलैंड और इंडिया के जो लोग हैं, जो विद्वान हैं खासतौर से इस तरह की भाषाओं पर काम करने वाले, कैसे साथ आ रहे हैं? यहाँ 1893 से, यानी कि 130-40 साल से यहाँ पे ये एक ट्रेडिशन, एक परंपरा है संस्कृत स्टडीज़ की। तो यहाँ आप देख लीजिए कि सारे जो हमारे पुराने प्राचीन टेक्स्ट हैं उनको डायरेक्टली संस्कृत से पोलिश में ट्रांसलेट किया गया है ऑलरेडी। तो लिहाजा रामायण बहुत पहले ट्रांसलेट हो चुका है पोलिश में। भगवत गीता को 3 बार ट्रांसलेट किया, 1920s में पहला ट्रांसलेशन था और उसके बाद 2 बार ऑलरेडी फिर से हुआ है। अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो कहते हैं कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको ट्रांसलेट किया है। फिर मांडुक्य उपनिषद, सारे वेद, उन सबको ट्रांसलेट किया है।
डायरेक्टली फ्रॉम पोलिश इनटू संस्कृत। तो ये जो विद्वान हैं, यहाँ पे कम से कम 6-8 यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं हमारे हिंदी संस्कृत के, तो यहाँ बहुत अच्छे विद्वान हैं, स्कॉलर्स हैं जिन्होंने ये काम सालों साल किया है। तो ये थे हमारे साथ एम्बेसडर महोदय जो बता रही थी कि ये विजिट कितनी महत्वपूर्ण है, कई सारे विषय हैं जिन पर चर्चा हो सकती है और प्रधानमंत्री जो भारत कम्युनिटी यहाँ पर रहती है उन लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं, उन लोगों को संबोधित करेंगे। तो इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड यात्रा दोनों देशों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैमरामैन संजीव और एन शिवा के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, पोलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड यात्रा को लेकर पोलैंड में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां रह रहे 25,000 से अधिक भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करेंगे। भारतीय समुदाय के लोग बेसब्री से प्रधानमंत्री की यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। डीडी न्यूज़ संवाददाता नीरज सिंह ने यहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री पोलैंड पहुंच रहे हैं और पोलैंड में उनके दौरे को लेकर भारतीय समुदाय के लोग जो पोलैंड में रहते हैं वो कितने खुश हैं। इनके नारे ये बता रहे हैं कि भारत माता की जय और प्रधानमंत्री का लगातार ये लोग नाम ले रहे हैं और इनका मानना है कि प्रधानमंत्री के दौरे से एक नई जान भारत और पोलैंड के रिश्तों में आएगी। और इसके साथ साथ जो भारतीय समुदाय के जो लोग हैं वो काफी खुश हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं पोलैंड आप लोगों के बीच में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं और हम उनसे कल जाके मिलेंगे और उनसे यही कहेंगे कि आगे भी 20-30 साल तक इंडिया में और रहें और उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। कल पीएम से मुलाकात होगी आप लोगों की, आप जाएंगे। एज ए यूथ आप कैसे देखते हैं इस प्रधानमंत्री की पोलैंड यात्रा को? बहुत अच्छा है कि वो यहाँ आ रहे हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद। ऑलमोस्ट आई थिंक 40 ईयर्स वो यहाँ पर नहीं आए थे इस बिटवीन, मतलब जो भी प्रधानमंत्री रहे थे इंडिया के। तो ये एक हमारे लिए भी अच्छा है कि हम इतने टाइम से यहाँ पर हैं, तो बिजनेस को मतलब अच्छा लग रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, काफ़ी गर्व महसूस होता है, हम काफ़ी खुश हैं मोदी जी यहाँ आ रहे हैं एंड वी होप दैट देयर विल बी सम न्यू अमेंडमेंट बिटवीन इंडिया एंड पोलैंड, सो वी आर वेरी पॉजिटिव फॉर हिज अराइवल्स, वी आर वेरी हैप्पी टू सी हिम हियर। प्रधानमंत्री का भारतीय समुदाय के लोग स्वागत कैसे करेंगे? दिल से। मैं तो यही चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी हमारे जो है उनका पोलैंड में बहुत बहुत स्वागत है और जिस तरह से उन्होंने अपने दिल में भारतीय वासियों के दिल में जो जगह बना रखी है वो हमेशा इस तरह से बरकरार रहे और ये कभी कम नहीं होनी चाहिए। और आने वाले टाइम में मैं यही चाहता हूँ कि वही प्रधानमंत्री बने और वही अपनी सीट पे हमेशा रहे, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। ये आपने देखा कि किस तरीके से उत्साह है और इनका भी मानना है कि प्रधानमंत्री जिन कार्यों को कर रहे हैं उन कार्यों को लगातार करते रहें ताकि देश दुनिया में भारत का नाम गर्व से लिया जा सके और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं वो भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आगे भी इसी तरीके से काम करते रहें और भारत के प्रधानमंत्री बने। कैमरामैन एन शिवा के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, पोलैंड। भारत और पोलैंड के बीच संबंध बेहद पुराने और मजबूत हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय गुजरात के जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह जडेजा ने पोलैंड के निवासियों को अपने राज्य में शरण दी थी। ब्रिटिश सरकार के न चाहने के बाद भी भारत पोलैंड के लोगों के साथ उस समय खड़ा रहा। पोलैंड की सरकार उन्हें गुड महाराजा कहकर पुकारती है। जामनगर के महाराजा की याद में पोलैंड की राजधानी वार्शा में महाराजा स्क्वायर और महाराजा मेमोरियल भी है। आज भी पोलैंड के लोग जामनगर के महाराजा को बहुत सम्मान के साथ देखते हैं। पोलैंड निवासी मारिया ने हमारे साथ अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा किया है। The Maharaja I've been hearing of ever since I was born. My grandfather was one of the children that got to spend the war in India thanks to the generosity of the Maharaja. He escaped from camps in Russia and Uzbekistan and got to spend his youth in the beautiful camps provided by the Maharaja. My grandfather always talked about him as a symbol of just a person doing something good. And for me, it's extremely important how the good that you can provide to someone else can actually change the lives of others. मारिया ने यह भी बताया कि महाराजा के प्रति उनके परिवार के मन में बहुत सम्मान है। The contribution of the Maharaja in Poland is huge. Especially for me with my family and my family's history. My grandfather growing up in India,
We were talking about him constantly growing up, and now the more schools are created in his name, the more squares like this one, the more people are talking about him, and they are inspired to do good things like he did. पोलैंड की यात्रा पर जाने वाले प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वारसा स्थित टोम्ब ऑफ अननोन सोल्जर मेमोरियल का दौरा कर सैनिकों को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। ये मेमोरियल ऐसे सैनिकों की याद में बनाया गया है जिन्होंने पोलैंड की तरफ से कई युद्धों में हिस्सा लिया लेकिन उनकी पहचान नहीं हो सकी। पोलैंड की राजधानी वारसा से देखिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह की खास रिपोर्ट। इस समय हम पोलैंड की राजधानी वर्षा में मेमोरियल ऑफ अननोन सोल्जर के सामने खड़े हैं। आपको बता दें कि ये मेमोरियल उन सैनिकों की याद में बनाया गया है जो द्वितीय और प्रथम विश्व युद्ध में जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में इस तरह के हथियारों का प्रयोग किया गया था। जब उन हथियारों का प्रयोग पोलैंड के सैनिकों के ऊपर किया गया तो पोलैंड के सैनिकों के शव क्षत विक्षत हो गए, यानी कि उनको पहचानना संभव नहीं हो पाया। यही कारण है कि इस मेमोरियल में उन सैनिकों को सम्मान दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मेमोरियल में पहुंचेंगे और पोलैंड के सैनिकों के सम्मान में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके साथ साथ ही ये मेमोरियल ये भी दर्शाता है कि भारत किस तरह से पोलैंड के साथ खड़ा रहा है। चाहे मोंटे कैसिनो की लड़ाई हो, तब भारतीय सैनिकों ने पोलैंड के सैनिकों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया। इसके अलावा दूसरी भी लड़ाइयाँ हुई हैं और ये जो अज्ञात सैनिकों के सम्मान में जिस स्मारक को बनाया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पहुँचना और उन सैनिकों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना, ये बताता है कि भारत और पोलैंड के जो रिश्ते हैं वो कितने गहरे हैं और गहरे होने के साथ साथ कितने पुराने रिश्ते हैं। और पोलैंड की हर मुसीबत में भारत ने साथ दिया है। 45 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री पोलैंड की यात्रा पर आ रहा है और यात्रा पर आने के बाद अगर अज्ञात सैनिकों की इस स्मारक में श्रद्धा सुमन अर्पित करता है तो ये बताता है कि भारत और पोलैंड के रिश्ते अब एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं और आने वाले समय में इन रिश्तों में और ज़्यादा गहराई आएगी। कैमरामैन NA शिव कुमार के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, वर्षा, पोलैंड। और दुनिया के कई देशों में एमपॉक्स वायरस तेजी से फैल रहा और खतरे की आशंका के मद्देनजर भारत पूरी तरह सतर्क है। एमपॉक्स का खतरा बढ़ने के साथ ही साथ एम्स दिल्ली ने संदिग्ध मंकी पॉक्स मामलों के लिए विस्तृत प्रोटोकॉल जारी किया है। इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य इस संक्रमण बीमारी से जुड़ने वाले मामलों की पहचान, उपचार और संक्रमण को रोकने के लिए चिकित्सा पेशेवरों को दिशा निर्देश प्रदान करना है। एम्स ने मंकी पॉक्स मरीजों के लिए 5 बेड निर्धारित किए हैं। ये बिस्तर आपातकालीन CMO की सिफारिश पर मंकी पॉक्स रोगियों को आवंटित किए जाएंगे और मेडिसिन विभाग द्वारा इलाज किया जाएगा। सफदरजंग को रेफरल अस्पताल बनाया गया है। प्रोटोकॉल के मुताबिक जिन मरीजों में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखाई देंगे उन्हें तुरंत आइसोलेट किया जाएगा। मरीज के संक्रमण की पुष्टि के लिए आवश्यक परीक्षण किए जाएंगे जिनमें त्वचा के नमूने और अन्य लैब परीक्षण शामिल होंगे। संदिग्ध मरीजों के इलाज के वक्त डॉक्टरों को PPE किट पहनना अनिवार्य होगा। एम्स के अलावा सफदरजंग अस्पताल में एमपॉक्स मरीजों के लिए डेडिकेटेड एम्बुलेंस की भी तैयारी की गई है। देश में अभी तक एमपॉक्स का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। एमपॉक्स वायरस से निपटने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। ICMR के 32 लैब में जांच सुविधा और दिल्ली के 3 अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड भी बनाए गए हैं। एमपॉक्स से निपटने के लिए केंद्र ने राज्यों से बातचीत की है। एमपॉक्स बीमारी के बारे में स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। भारत में क्या कुछ तैयार है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ DGHS डॉक्टर अतुल गोयल हैं। सर, भारत किस तरीके से तैयार है इससे निपटने के लिए? भारत हर तरीके से इस पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से बात करी है। केंद्र सरकार ने अपने पॉइंट्स ऑफ एंट्री को अलर्ट कर दिया गया है और कि कोई भी पेशेंट इस तरह के सिम्टम्स के साथ रिपोर्ट करे तो उनको डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स में आइसोलेट कर दिया जाए। कौन कौन से अस्पताल है जहां पर आइसोलेशन का वार्ड बना? दिल्ली में 3 अस्पतालों में केंद्र सरकार के आइसोलेशन वार्ड बन गया है। सफदरजंग, लेडी हार्डिंग और RML हॉस्पिटल में नोडल ऑफिसर्स भी डेजिग्नेट हो गए हैं। स्टेट्स को पिछले संडे हमने अलर्ट किया है डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स बनाने को। कैसे फैलता है यह बीमारी? जनरली क्लोज स्किन कंटैक्ट से फैलता है और सेक्सुअल कंटैक्ट से फैलता है। क्लोज स्किन कंटैक्ट जनरली उनका होता है जो कि
तीमारदारी करते हैं इन पेशेंट्स की, तो हेल्थ केयर वर्कर्स में हो सकता है, क्लोज रिलेटिव्स में हो सकता है। सिम्टम क्या है? सिम्टम्स आमतौर पे इनिशियली 2-3 दिन बुखार होता है, जिसके बाद स्किन के ऊपर रैश डेवलप होता है, और ये रैश हाथों पे, फेस के ऊपर और जेनिटल एरियाज़ में होता है। और रैश पानी भरे हुए वेसिकल्स बनते हैं, बिल्कुल चिकन पॉक्स की तरह से, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। चिकन पॉक्स में लिम्फ नोड एनलार्जमेंट नहीं होता, जो इसमें बहुत कॉमनली देखा जाता है। लोग को क्या आप एडवाइस करेंगे, क्या उनको सलाह देंगे? शांत रहें, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे केसेस अगर आएंगे, जो कि आ सकते हैं क्योंकि आजकल इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत होता है, हम लोग ध्यान रखेंगे और समय समय पर अलर्ट करते रहेंगे। कोई ट्रीटमेंट वगैरह? स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, जनरली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। जैसे बुखार के लिए पैरासीटामोल वगैरह लिया जाएगा, बेड रेस्ट करना है, फ्लूइड्स बहुत लेने हैं, पौष्टिक भोजन लेना है। अगर इन्फेक्शंस होते हैं सेकेंडरी जो कि हो सकते हैं, तो एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाएगा जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी। टेस्ट के लिए क्या RT-PCR या लैब? RT-PCR इज़ द बेस्ट टेस्ट, और वो टेस्ट जो है वो आमतौर पे वेसिकल से फ्लूइड, जो स्किन रैश होता है उसके फ्लूइड्स में किया जाता है। और ICMR के 32 लैब्स डेजिग्नेट हुए हैं और वो टेस्ट करने के लिए रेडी हैं पूरे देश भर में। तो भारत में अभी तक एमपॉक्स का कोई भी केस नहीं है और सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। आप भी सावधान रहें, अगर कोई केस आता है तो जरूर रिपोर्ट करें। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेने के बाद मंगलवार को आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले अस्पताल में हुए दुर्दांतकारी रेप और हत्या मामले की पहली सुनवाई की। इसमें चीफ जस्टिस की बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार से कड़े सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के डॉक्टरों से आग्रह किया कि वे काम पर लौट आएं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में CISF और CRPF की तैनाती की जाए। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की हॉस्पिटल में तैनाती से डॉक्टर जल्द से जल्द ड्यूटी पर लौटेंगे। कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही मामले की जांच कर रही CBI को गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने 22 अगस्त तक पश्चिम बंगाल सरकार को अस्पताल में तोड़-फोड़ को लेकर रिपोर्ट देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए कहा कि महिला डॉक्टरों की सुरक्षा और भी बड़ा मुद्दा है। अदालत ने डॉक्टरों की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए टास्क फोर्स के गठन की घोषणा भी की। ये टास्क फोर्स अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर सुझाव देगा। 14 सदस्यीय टास्क फोर्स में डॉक्टरों के अलावा कैबिनेट सचिव, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, चेयरमैन, नेशनल मेडिकल कमीशन और अध्यक्ष नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को भी शामिल किया गया है। कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स को 3 हफ्ते में अंतरिम और 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट देने को कहा है। सॉलिसिटर जनरल का सीधा कहना था कि ये जो है ऐसा, ये जानवरों जैसा कृत्य है जो काफ़ी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पे जितनी चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं उसको जल्द से जल्द बंद किया जाए विद रिलेटेड टू विक्टिम। दूसरा, उन्होंने FIR पे काफ़ी सवाल किया कि डिले क्यों था, पुलिस पहला FIR किसके द्वारा किया गया। तीसरा, उन्होंने CBI से रिपोर्ट भी मांगा है। चौथा, उन्होंने डॉक्टर्स जितने भी डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो प्रोटेस्ट कॉल ऑफ करें, जिससे जो है काफ़ी लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं वो सामना ना करना पड़े। और मीनवाइल उन्होंने नेशनल टास्क फोर्स 10 मेंबर्स की नेशनल टास्क फोर्स बनाई है, जिसमें 23 के लिए जो है रखा है। उस डेट पे CBI अपना रिपोर्ट करेगी और मीनवाइल जो है बाकी मेडिकल एसोसिएशंस अपना सजेशंस जो है नेशनल टास्क फोर्स को देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो राज्यों से जानकारी लेकर सारणीबद्ध तरीके से निम्नलिखित पहलुओं पर ब्यौरा पेश करे। अस्पताल में सुरक्षा कर्मियों की सही संख्या, प्रवेश द्वार पर चेकिंग की सुविधा है या नहीं, रेस्ट रूम, ड्यूटी रूम की संख्या कितनी है, रेस्ट रूम, ड्यूटी रूम में सुविधा की जानकारी, क्या हॉस्पिटल के सभी क्षेत्रों में आम लोग जा सकते हैं, इन क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, अस्पताल में CCTV कैमरों का पूरा ब्यौरा, अस्पताल के बाहर पुलिस चौकी है या नहीं, महिलाओं की यौन शोषण की शिकायतों के लिए आंतरिक कमेटी है या नहीं। सरकार को 1 महीने के अंदर इन पहलुओं पर कोर्ट को जवाब देना है। 14 अगस्त को आरजीकर अस्पताल में भीड़ के घुसने के मुद्दे पर अदालत ने सवाल उठाते हुए कहा कि हजारों की भीड़ घुस जाती है और पुलिस को भनक भी नहीं लगती, ये समझ से परे है। कोर्ट ने भी आदेश दिया कि अस्पताल परिसर में डॉक्टरों की सुरक्षा CISF संभालेगी। CGI ने FIR दर्ज होने में हुई देरी पर सवाल उठाया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ था कि ये मर्डर केस है। उसके बाद भी FIR रात को 11:45 पर जाकर दर्ज हुई।
हॉस्पिटल के प्रिंसिपल और बाकी स्टाफ क्या कर रहे थे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों को निशाना नहीं बनाए जाने के लिए भी कहा है। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या की शिकार महिला डॉक्टर के नाम, फोटो और वीडियो से जुड़े सभी संदर्भ को सभी सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल के 2 वकीलों ने इसे लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जिस तरह से मीडिया संस्थानों में दुष्कर्म पीड़िता के नाम पहचान का खुलासा हो रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दी गई व्यवस्था के खिलाफ है। कोलकाता में हुए रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर करारा निशाना साधा है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी द्वारा साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई और प्रदर्शनकारियों पर हमला करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। फिर एक बार आरजीकर का जैसे हादसा ना होए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा तरीके से सोच के इंटरिम ऑर्डर उन्होंने इशू किया। लेकिन साथ साथ हम लोग का ये भी उम्मीद है अगले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट जो 9 तारीख का हादसा हुआ है और जो 14 को टीएमसी के द्वारा गुंडा को द्वारा आरजीकर में मिडनाइट में तोड़फोड़ करके एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना और जो हमारा पीसफुल एजिटेटर था, स्टूडेंट्स लोग, मेडिकल स्टूडेंट, उनके ऊपर हमला और पुलिस के ऊपर हमला, ये सब के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। यानी कि जिन लोगों ने प्रदर्शनकारियों पर, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हमला किया, उन पर कार्रवाई की मांग की शुभेंदु अधिकारी ने। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बदलापुर में हुई घटना की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक स्तर की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आरती सिंह की अध्यक्षता में एसआईटी के गठन का आदेश दिया है। इस बीच बदलापुर रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों द्वारा रेलवे ट्रैक खाली करने के बाद फिर से ट्रेन सेवाएं शुरू हो गई हैं। बदलापुर घटना के विरोध में लोगों ने करीब 10 घंटे तक रेलवे स्टेशन की पटरियों पर प्रदर्शन किया। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। 2 बच्चियों के साथ वहाँ के एक सफाई कर्मी ने एक प्रकार से कुकर्म करने का प्रयास किया या कुकर्म किया है। ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की बात है और हम इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। और राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है। आईजी लेवल की महिला अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। हमारा ये प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे ताकि जो पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें न्याय मिल पाए, इस प्रकार का हमारा प्रयास हो। लेटरल एंट्री के जरिए केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर होने वाली भर्तियों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मामले पर सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने सभी जगह रिजर्वेशन के प्रिंसिपल को लागू किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस निर्णय के माध्यम से भी बाबा साहब के संविधान और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाया है। लेटरल एंट्री के जरिए केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर होने वाली भर्तियों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मामले में दखल दिया है और उनके ही निर्देश पर कार्मिक विभाग ने यूपीएससी को पत्र लिखकर लेटरल एंट्री से संबंधित नवीनतम विज्ञापन रद्द करने को कहा है ताकि कमजोर वर्गों को उनका उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस निर्णय के माध्यम से बाबा साहब के संविधान और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाया है। उन्होंने ये भी कहा कि यूपीए सरकार के दौरान आरक्षण के सिद्धांत का कोई ख्याल नहीं रखा जाता था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को एक बार फिर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के साथ बताया है, दिखाया है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड जो लिया था, उसमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स लगे, ऐसा निर्णय लिया है।
हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए 2014 से पहले किस तरह से यूपीए की सरकार कांग्रेस के जो निर्णय होते थे उनमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। किस तरह से फाइनेंस सेक्रेटरीज लैटरल एंट्री से लिए गए, क्या तब रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का ध्यान में रखा गया था? केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि लेटरल एंट्री कांग्रेस के समय से शुरू हुई थी, जबकि सरकार के इस निर्णय ने बता दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी एससी, एसटी, ओबीसी और गरीबों के साथ खड़े हैं। यद्यपि ये बात सही है कि लेटरल एंट्री कांग्रेस के जमाने से शुरू हुई और वो अव्यवस्थित एक व्यवस्था थी जिसको मर्जी आए उसको बना देते थे, जिसमें बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से लेकर के ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। लेकिन रिजर्वेशन के बिंदु पे प्रधानमंत्री जी हमेशा गरीबों के साथ खड़े मिलते हैं। इस प्रकरण में भी जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, एससी, एसटी, ओबीसी के साथ प्रधानमंत्री जी खड़े नजर आ रहे हैं। मुझे खुशी है और ये मेरे विश्वास को पुनः बल देता है कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समाज के एक बड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों की चिंताओं को समझा और आज एक आदेश के तहत ये जो विज्ञापन निकला था इसको रद्द किया जाता है। मैं, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देती हूँ। बीजेपी ने लेटरल एंट्री के संदर्भ में आरक्षण को लेकर राहुल गांधी के बयान पर भी सवाल उठाए। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के रवैये पर भी राहुल गांधी को जमकर घेरा। राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहता हूं कि 1987 में आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी, बताइए कितने एससी, एसटी, ओबीसी थे उस समय आए थे? क्यों आरक्षण नहीं दिया था आपने ओबीसी को? नौकरशाही में लेटरल एंट्री नई बात नहीं है। लेटरल एंट्री एक सीधी भर्ती की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों में कुछ निश्चित समय के लिए नियुक्ति की जाती है। ये भर्तियां सामान्यतः संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के पदों पर की जाती है। केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के माध्यम से 45 विशेषज्ञों की विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव जैसे प्रमुख पदों पर नियुक्ति करने की घोषणा की थी, लेकिन फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ से डीडी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन गगनयान की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि साल 2024 के दिसंबर महीने में देश के पहले मानव रहित मिशन गगनयान का प्रक्षेपण होगा। About 4-5 years we have been working on this program for building a rocket which will be human rated, building the craft that is called the Gaganyaan craft, the crew module, and the associated complex systems, the crew escape system and the intelligence in the rocket which are required to carry out this mission. I can tell you that we have reached the threshold of completing the rocket ready. The rocket is already completed the human rating and is at Satish Dhawan Space Center for ready for launch. The crew module and the rest of the elements are new developments. Of course, this has gone through certain development process. We did some missions in the recent times showcasing how the crew escape can really happen. The flight item is now finally undergoing the integration, and still there are some milestones to cross, like the development of crew. For example, environmental control support system is under development and many such smaller elements. So the first mission we are undertaking without crew inside, but with a robot, which will be replicating the human flight scenarios and do the measurements. Vyomitra, of course. Humanoid, yes. So the crew module, the crew escape system and other elements will come to launch complex by next 2 months or so. And we will be ready for the first mission, the unmanned mission, uncrewed mission to space by December this year. 23 अगस्त को मनाए जाने वाले भारत के पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के बारे में इसरो प्रमुख ने कहा कि यह दिन युवा पीढ़ी को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता पैदा करेगी। National Space Day have its prominence so that it has to get embedded into the minds of the people that we are going to this. So that's why it is important. See, we have all the time telling that we are touching the lives of the people. And when we do so, the reason for going to moon has always been questioned. And the connection between these two are very, very evident today, because it is inspiring people, it is inspiring youngsters, it's also bringing in new talents and technology into the domain of the space.
So traditionally we have been working with people, serving the humanity, like in disaster management, natural resource mapping, communication. Now today we are into the space, looking at moon and Mars and beyond the universe. Yes. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में भू विज्ञान पुरस्कार 2023 प्रदान किए। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार भूवैज्ञानिकों को दिया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी और कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे भी उपस्थित रहे। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी और कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे की उपस्थिति में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 प्रदान किए। राष्ट्रपति द्वारा 21 भू विज्ञानियों को ये सम्मान प्रदान किया गया। खान मंत्रालय हर साल 3 श्रेणियों में राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार प्रदान करता है। इनमें राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार, आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार और राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार शामिल है। वे न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बल्कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने देश के कई हिस्सों में भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाएं देखी, जिनमें अनेक लोगों की अपनी जान भी गंवानी पड़ी। मैं ये कहना चाहूँगी कि हम अपने सिस्टम्स को इतना फुल प्रूफ और एक्यूरेट बनाएं कि ऐसे आपदाओं से देश के किसी भी भाग में कम से कम नुकसान हो। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 INSA के एमिरेट्स साइंटिस्ट प्रोफेसर धीराज मोहन बनर्जी को प्रदान किया गया। प्रोफेसर धीराज मोहन बनर्जी साहब को आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इतनी उम्र में मुझको ये रिकग्निशन मिला तो अच्छा तो लगता ही है। कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है भू वैज्ञानिकों की जब इस तरह से उनका सम्मान होता है दुनिया के। हाँ, ये तो हो जाता है कि हम एक मिसाल लोगों के सामने रखते हैं, उस मिसाल को लोग देखें कि हम लोगों ने कैसे किया, इतने दिनों तक कैसे काम करते रहे हैं, किस डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में हम लोगों ने फील्ड वर्क किया, किस मुश्किलों से हम लोग लेबोरेटरी चलाई, क्योंकि उन दिनों तो मशीनें होती नहीं थी, बहुत कम मशीनों से काम होता था। हमारे साथ अभिषेक शुक्ला जी हैं, जिन्हें राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार अपने आप में उत्कृष्ट होता है और जब आप साइंस की फील्ड में या किसी भी अपनी फील्ड में काम करते हैं और आपको राष्ट्रीय प्रोत्साहन मिलता है तो आपको काम के प्रति बहुत रुचि भी जागती है और आप हाईली मोटिवेटेड रहते हैं। हमारे साथ कृष्ण कुमार जी हैं। ये टीम अवार्ड था। हमारी टीम में डॉक्टर प्रज्ञा पांडे, त्रिपर्णा घोष एंड देवाशीष भट्टाचार्य शामिल थे। हम लोगों का ये काम राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में जीवाश्मों की खोज के लिए हमें मिला है। बहुत बढ़िया लगा है, सम्मानित हुआ है। हमारा जो काम को बढ़ावा दिया गया, जो हमारा डिस्कवरी था, मिनरल डिस्कवरी एंड गोल्ड एंड बेस मेटल के लिए, कॉपर के लिए, माचनूर एरिया, रायचूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में हम लोग भी रिसोर्स एस्टिमेट किए है सोना और कॉपर के लिए। मैं कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन जो होता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके अपने धरातल के अंदर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए मैं काम करता हूँ रिजर्वॉयर जी मैकेनिक्स पे, और ये इस सम्मान के लिए मैं मंत्रालय का बहुत बहुत आभारी हूँ। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार यानी NGA भू विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है, जिसकी स्थापना खान मंत्रालय द्वारा वर्ष 1966 में की गई थी। वर्ष 2009 से पहले इन पुरस्कारों को राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार कहा जाता था। गौरतलब है कि नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2023 के विभिन्न पुरस्कार श्रेणियों के अंतर्गत कुल 240 नामांकन प्राप्त हुए थे। गिरीश निशाना, DD न्यूज़, दिल्ली। नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में द नज इंस्टीट्यूट की तरफ से आजीविका शिखर सम्मेलन चर्चा 2024 के 5वें संस्करण की शुरुआत की गई। 20 से 22 अगस्त तक चलने वाले इस कार्यक्रम के लिए सरकार, बाजार और समाज के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाले नामचीन हस्तियों ने हिस्सा लिया। पहले दिन के उद्घाटन सत्र में किसान, व्यावसायिक कौशल, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल इंडिया का विकास, सूचना क्रांति के फायदे, आधार और बैंकिंग व्यवस्था और रोजगार जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा हुई। चर्चा 2024 नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में G20 शेरपा अमिताभ कांत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के पूर्व CEO डॉक्टर RS शर्मा,
श्रम और कल्याण मंत्रालय की पूर्व सचिव आरती आहूजा और वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में G20 शेरपा ने कहा कि डिजिटल इंडिया और गरीबों के लिए बने घर और शौचालय ने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल दी है। Big ticket reform which the government carried out has been in terms of the extent of digitization of the Indian economy. Every Indian has an Aadhaar. Then between 2015 to 2017, we have opened 550 million bank accounts. We linked them up with both Aadhaar and mobile numbers, which enabled us to do fast payments. And we do today about close to 50% of the fast payments in the world. Big ticket thing that has happened in India is huge focus on infrastructure, building 40 million houses, providing 130 million toilets, 253 million piped water connection, and making 88,000 kilometers of roads. और भारत की ग्रोथ कहानी को बताते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के पूर्व CEO डॉक्टर RS शर्मा ने कहा कि बीते दशकों में डिजिटल तकनीक के मामले में भारत ने दुनिया के सामने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज की है। AI, you have machine learning, you have deep learning, you have all kinds of technologies. In terms of technologies, India has certainly leapfrogged, and we have built a number of products on these technologies. The digital banking, today India has got 82% people have bank accounts. Janadhan, Aadhaar and mobile, the Jam Trinity has been able to do 45 billions of US dollars of worth of DBT to the people. आर्थिक जगत में भारत के लिए एक और बड़ी खबर है। बढ़ते मुनाफे के बीच भारतीय कंपनियां सालाना 45 से 50 अरब डॉलर का निवेश करने के लिए तैयार हैं। मंगलवार को जारी मूडीज रेटिंग्स के रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कंपनियों द्वारा अगले 2 वर्षों में पूंजीगत व्यय के लिए सालाना 45 से 50 बिलियन डॉलर आवंटित किए जाने की उम्मीद है, क्योंकि मजबूत कॉरपोरेट आय के कारण निवेश चक्र में तेजी आई है। मूडीज को उम्मीद है कि भारतीय कंपनियां उपभोग वस्तुओं की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए नई क्षमता में निवेश करेंगी, जिसमें उनके पूंजीगत व्यय का बड़ा हिस्सा आंतरिक नकदी प्रवाह के माध्यम से वित्त पोषित होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऊर्ध्वाधर एकीकरण को बढ़ाने और शुद्ध शून्य लक्ष्य हासिल करने के लिए निवेश भी निवेश को बढ़ावा देगा। और जम्मू कश्मीर में निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने मंगलवार को पार्टी के पूर्व महासचिव राम माधव और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को तत्काल प्रभाव से आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। MP MLA विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की कोर्ट से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और सपा प्रवक्ता और पूर्व विधायक अनूप सांडा को कड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अनूप सांडा की अर्जी को खारिज कर दिया है। सभी के खिलाफ NBW का आदेश बरकरार रखा गया है। 28 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 22 अगस्त को लद्दाख में भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की तैयारियों के लिए मॉक ड्रिल के रूप में लेह में टेबल टॉप अभ्यास किया। मेजर जनरल सुधीर बहल, सेवानिवृत्त सलाहकार MERIRS NDMA ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की आपदा तैयारियों के बारे में अभ्यास का नेतृत्व किया। जो एरिया है ये दूर दराज है, बहुत फैला हुआ है, पॉपुलेशन स्पार्स है, तो इस प्रकार रिस्पॉन्ड करना इस चीज़ के लिए आपको दूर दूर हर अलग एरिया में आपको रिस्पॉन्स एलिमेंट्स चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि इस इलाके में अर्थक्वेक का चैलेंज है आपके पास, उसके साथ साथ ग्लॉफ यानी कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, इसके एक नया हैज़र्ड सामने आ रहा है, जैसे कि सिक्किम में हुआ था पिछले साल। इसके अलावा बारिश होने के कारण जो पहले नहीं होती थी, एकदम फ्लैश फ्लड्स होने लगे हैं। तो ये मेजर चैलेंजेस हैं और ये जो मॉक एक्सरसाइज है इस पे हम इन तीनों पहलुओं पे हम ध्यान दे रहे हैं। त्रिपुरा में पिछले 2 दिनों में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन और बाढ़ से 7 लोगों की मौत हो गई है और 2 अन्य लोग लापता हैं। राज्य के राजस्व सचिव ब्रिजेश पांडे ने कहा कि पिछले 48 घंटे में
राज्य भर में भारी बारिश के कारण राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण बाढ़ का पानी तटबंधों और निचले इलाकों के घरों में घुस गया है। राज्य सरकार ने राज्य भर में 183 राहत शिविर स्थापित किए हैं। और त्रिपुरा में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण 7 लोगों की मौत की खबर है और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। ये जानकारी राज्य के प्रशासन ने दी है। 15 दक्षिणी वैश्विक देशों के लगभग 40 नीति निर्माताओं और औषधि नियामकों के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश के आगरा में जन औषधि केंद्रों का दौरा किया। भारतीय जन औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो के अधिकारियों ने उन्हें प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना मॉडल और नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के सरकार के दृष्टिकोण के बारे में जानकारी दी। यात्रा के दौरान नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने अपने अपने देशों में जन औषधि योजना के रूप में जाने जाने वाली प्रमुख प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को लागू करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।